हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्यूशन टॉपिक का हम दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, जिसको हम पार्ट सेकंड बोल सकते हैं। पार्ट बी बोल लीजिए, जॉन मन करता हम बोल लीजिए। आगे देखिए, बात यहाँ पर यह है कि आज हम शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्यक गुणधर्म। हम ये जानेंगे कि अणु संख्यक गुणधर्म होता क्या है, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ से आपका एक सेकेंड इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। धीरे धीरे आपके बुक में इधर से उधर मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग कोलिगेटिव से शुरू करते हैं, हर टॉपिक कवर करेंगे, छोटा से छोटा टॉपिक कवर होगा, लेकिन हमारे हिसाब से चलते हैं और शुरू करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। इसकी अगर बात करें तो देखिए, अणु संख्यक गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, जो आपके पास सॉल्यूट है ना, उसके संख्या के ऊपर निर्भर करती है। आप ये बोलेंगे कि जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो कणों की संख्या है उसके ऊपर निर्भर करती है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छा, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बोलते हैं कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नहीं सर, रुक जाइए, देखें इन्वर्टर बंद हो गया। हाँ जी, मतलब ये है कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एक बात आपको और बोली गई है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति यानी कि नेचर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात करें कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, आप कहेंगे नहीं। क्या सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, हाँ। क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, हाँ। बात समझ में आ रही है। तो इसको हटा दे रहे हैं, आपका 4 नंबर हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, आप एकदम उड़ा देंगे। चलिए अब आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए, सेकेंड, बट डोंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो हम समझाएं भाई, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और रिलेटेड विद वेरी डाइल्यूटेड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो, ये जो वर्ड ही लिखा गया है डाइल्यूटेड, इसके ऊपर होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा, बाकी जो आप सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी मात्रा कम होगी। आप बात समझ रहे हैं। जब उसकी मात्रा कम होगी तो हम कहेंगे कि यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। ये हो गया, इन द क्वेश्चन रिलेटेड विथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मोलारिटी नियरली इक्वल टू मोलालिटी। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ रहे होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आए ना, तो उसमें
आपकी मोलारिटी और मोलालिटी दोनों लगभग बराबर होती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल टू मोलालिटी, या आप बोलेंगे परसेंटेज W/V और परसेंटेज W/W आपस में बराबर होते हैं। इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कभी आपको W/W दे दे तो उसे W/V की तरह आप ट्रीट करेंगे। अरे ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतनी छपाई कर लीजिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, अब पहले सुन लीजिए। हम कहेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या हाँ आप ये बोलेंगे। अगर हम पहले की बात करें तो पहला आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हिंदी में ज़रा समझ लीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हिंदी अच्छी लगी ना, लिख लो हिंदी मीडियम से अगर हो तो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक हो गया। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी होती है, सेकंड लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। किससे? डेल्टा TB से। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन आप ये बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, और फोर्थ के ऊपर लगाइए स्टार। इसको बोलते हैं, फोर्थ वाले को स्टार लगा लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बोलते हैं परासरण दाब। हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण दाब आप ये बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट किया जाता है? पाई से। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। चारों प्रॉपर्टीज़ को ज़रा अच्छे से ध्यान रखिएगा, मतलब इसके बारे में तो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। और आप ये चीज़ देखिए, जो हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की 4 प्रॉपर्टी लिखवाए हैं ना, यही हमारा चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर यही है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा और इसे कॉपी करिए। इसके आगे की कहानी हम फिर देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में देखते हैं। देखिए ध्यान से इनको समझिएगा, नोट है, नोट में कुछ पॉइंट्स हम आपको दे दिए हैं। देखिए टाइम न लगे इसीलिए हम सब कुछ लिख देते हैं पहले ही। देखिए अगर नोट में फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है कि ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब सभी के सभी जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुणधर्म हम लिखे हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, चारों के चारों। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ 1 इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनदर। मतलब अगर चारों में से किसी एक की वैल्यू अपन प्रोवाइड कर दें, अगर एग्जामिनर प्रोवाइड कर देता है या क्वेश्चन में दिख जाता है, तो बाकी 3 के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। द मेन यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज मेनली रूप से करते हैं जो सॉल्यूशन आपके सामने है, जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ये पॉइंट्स आपसे पूछेंगे। सब्जेक्टिव पेपर में तो आगे जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से न्यूमेरिकल उठेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस उठेंगे ऑब्जेक्टिव में, हम ज़रूर दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चन। थर्ड की बात करें तो थर्ड में ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, जैसे हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर की, बॉइलिंग पॉइंट की, इसके बाद हम फ्रीजिंग पॉइंट की, ऑस्मोटिक प्रेशर की, इन चारों प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, जो इसका संबंध या इसका रिलेशन
Cp यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ किस तरीके से होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम आपको ये सिखाएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, देखिए हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा या जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उतना ही वैल्यू आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cp यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आप क्या बोलेंगे, OP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cp। जिस सॉल्यूट का या जिस सॉल्यूशन का Cp ज़्यादा होगा उसका OP यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब भी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज सेम एज Cp यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cp। कहने का मतलब है कि जो क्वथनांक है या उबलना, पानी का उबलना, तो हम बोलेंगे कि जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उसको बॉईल करने में आपको टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आपको ताप देना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिएगा, जिस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा होगा और अणुसंख्यक गुणधर्म जितना ज़्यादा होगा उसको बॉईल करने में उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका Cp ज़्यादा उसका Bp ज़्यादा। नेक्स्ट की बात करें, वेपर प्रेशर इज अपोजिट टू Cp। कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो Cp के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर या वेपर वाष्प बनना, तो आप कहेंगे यहाँ पर वाष्प दाब की बात हो रही है। पहली बात है कि जो जितना वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पर समझिएगा, Cp जिसका ज़्यादा होगा उसको उबालने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसको बॉयल होने में उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब वेपर उतना ही कम बनेगा। तो जिसका वेपर कम बनेगा, आप क्या बोल रहे हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो वेपर कम बनाएगा, मतलब वाष्प कम बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका ये ज़्यादा उसका वेपर कम, मतलब वेपर प्रेशर कम। अगर Cp ज़्यादा तो Vp कम, Vp कम अगर Cp कम तो Vp ज़्यादा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस में हम समझाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट इज अपोजिट टू Cp यानी Fp फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Cp। Cp का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि जिस सॉल्यूशन का Cp ज़्यादा होगा उसका Fp कम होगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक उसका कम होगा। चारों को ज़रा गौर से देख लीजिए। Cp ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Cp मतलब बॉइलिंग पॉइंट Cp के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम बात करें Vp यानी वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर आपके Cp के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जिसका Cp ज़्यादा, मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी उसका हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि उसका Cp ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका Cp ज़्यादा उसका Vp ज़्यादा, जिसका Cp ज़्यादा उसका Vp यानी वेपर प्रेशर कम, जिसका Cp ज़्यादा होगा उसका Fp यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमने की टेंडेंसी कम होगी। बात पल्ले पड़ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। बट अगर देखा जाए तो हम अब ये जानना चाहेंगे कि Cp यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे करी जाती है, मतलब हाउ टू कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ओकरे हेके तो मिटाएं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, चलिए हाउ टू कैलकुलेट Cp।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्या गुणधर्म कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, इसमें कई तरीके हैं। पहला इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। हम कहते हैं कि Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट मोलारिटी यानी मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो तो आपको पता ही है। मोलारता, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलारता। देखिए जब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की इसी में बात करें, अगर ऐसा है तो आपको पता है कि मोलालिटी भी तो इसी के लगभग बराबर होता है। इस चैप्टर के अंदर मोलारिटी और मोलालिटी दोनों बराबर होते हैं, तो आप बोलेंगे नेट मोलालिटी, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल M से और इसको स्मॉल m से डिनोट करा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात यह आ रही है कि नेट मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करा जाता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे नेट मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इनटू नंबर ऑफ आयंस, यानी आयनों की संख्या। जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डाला है उसके अंदर कितने आयंस हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब मोलारिटी में अगर उस आयन से गुणा कर देंगे तो आपकी नेट मोलारिटी आ गई। जैसे अगर हम NaCl की बात करें, NaCl को अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो ये Na और Cl में ब्रेक होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस। आप यहाँ पे टोटल जोड़ के देखिए कितने आयंस हैं, तो 2 आयंस हैं, तो नंबर ऑफ आयन NaCl में कितना होगा? 2 होगा। अगर यहीं पर बात करें AlCl3 की तो ब्रेक करा जाएगा, तो Al+3 और Cl माइनस कितने बार? 3 बार। तो देखा जाए तो कितने आयंस हैं, तो एल्युमिनियम कितना है? 1, तो 1 और ये 3 कितना होगा? 4। यानी कि AlCl3 में आयंस की संख्या कितनी है? 4 है। अगर यहीं पर हम लोग ले लें CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca+2 होता है और 2OH-1 होता है। तो अगर यहाँ पर आयंस की बात करें तो 1, इसके आगे कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 2, तो 2 और 1 3, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस में आयंस की संख्या कितनी होती है? 3। अरे ठीक है ना, आगे भी हम तोड़ के बताएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें या कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं लेकिन आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं। मतलब जब लिक्विड के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आप बात कर लेते हैं ग्लूकोज, तो जब भी ग्लूकोज आएगा तो नंबर ऑफ आयंस की जगह 1 लिखेंगे। अगर आपके सामने आ गया सुक्रोज, तो सुक्रोज में भी नंबर ऑफ आयन 1 ही लिखेंगे। अगर आपके सामने आ गई यूरिया तो इसके लिए भी आप यही लिखेंगे। अगर आपको यूरिया की बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला याद है, ये होता है NH2CO फिर NH2 NH2 ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। जरा इतना कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। चलिए, ये आपने अभी A लिखा है, इसी में जरा B लिखिए, तो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। B लिखिए, B में लिखिए इफ परसेंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, आप लिखिए ना, इफ परसेंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर गिवन, इफ परसेंटेज ऑफ, ऐसे लिखिए, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस आर गिवन then we will find out the molarity of each and then net molarity। हम करें कि अगर अलग अलग सॉल्यूशंस आपको 4 ऑप्शन, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आएगा ना 4 ऑप्शन के फॉर्म में आएगा, जो अलग अलग या डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अगर उसमें बात करें कि उसका परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे? मोलारिटी,
और उसके बाद नेट मोलारिटी, और उसके बाद बाकी चारों प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से Cp निकल के आएगा। और आपको पता है कि Cp और ऑस्मोटिक प्रेशर, Vp, Bp और Fp में क्या रिलेशन होता है, ये हम अभी देखे हैं। ठीक है, चलिए C वाला लिखिए, इसी में A, B और इसके बाद C लिखिए। C में आप ये बोलेंगे कि इफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर सेम, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। इफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस आर सेम, if percentage of different solutions are same and number of particles are also same and number of particles are also same then हम यहाँ पर कहते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टली बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहने का क्या मतलब था यहाँ पर कि सब कुछ सेम दे दिया गया है। जैसे अगर आप मोलारिटी की बात करें तो सभी ऑप्शन में मोलारिटी आपको सेम दिख रही है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस आपको सेम दिख रहे हैं। जब सब कुछ सेम दिखे तो जो आपको सॉल्यूट दिया गया है उस सॉल्यूट का आप मॉलिक्यूलर वेट चेक करिए। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हुआ उसका Cp कम, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ उसका Cp ज़्यादा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, इसमें लास्ट है, इफ नेट मोलारिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस इज सेम, आर कर लीजिए, इफ नेट मोलारिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आर सेम देन their colligative properties colligative property are also same। कहने का मतलब क्या है, नेट मोलारिटी दो आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इसकी भी मोलारिटी और इसकी भी नेट मोलारिटी अगर सेम हो गई है तो हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी। बात पल्ले पड़ी। चलिए यहाँ पर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। इसके आगे वाला जो लेक्चर हम शुरू करेंगे उसमें इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद एक वीडियो आपके सामने और आएगी जिसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उसका अगला वाला हिस्सा आएगा ना, अब धीरे धीरे आपके इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको इतना भरोसा रखिए कि आपको जो भी चीज़ समझा रहे हैं ना वो समझ में आ जाएगी, इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद NCERT उठाइएगा, देखिएगा एकदम मज़ा आ जाएगी। ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस भी हम उठाएंगे। ठीक है, और उसको भी देखेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।